वीडियो में मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाऊंगा जिनके किस्से जानने के बाद आपके पसंदीदा किरदार जेम्स बॉन्ड के कारनामे भी इनके आगे फीके पड़ जाएंगे। जी हाँ, ये कोई काल्पनिक किरदार नहीं बल्कि जासूसी दुनिया के असली जेम्स बॉन्ड हैं। मैं एक ऐसे शख्स की बात कर रहा हूँ जो खुलेआम पाकिस्तान को एक और मुंबई हमले के बदले बलूचिस्तान तक छीन लेने की चेतावनी देने से नहीं डरता। एक ऐसा जासूस जो पाकिस्तान में खुद 7 साल मुसलमान बनकर रहा हो और वहां रहकर भारत देश के लिए जासूसी की हो और जिसने अपने देश की रक्षा करने की कसम खाई हो और उसकी रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहा हो, जिसकी बेजोड़ रणनीतियां आतंकवादियों के लिए एक डरावने सपने की तरह है, जिसने पाकिस्तान को थर-थर कांपने पर मजबूर कर दिया हो। इनके शब्दों के तीखे बाण गोलियों से भी अधिक खतरनाक है। ये भारत के ऐसे एकमात्र नागरिक हैं जिन्हें शांति काल में दिए जाने वाले दूसरे सबसे बड़े पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। अब शायद आपके मन में जरूर हैरानी हो रही होगी और साथ ही जिज्ञासा भी कि ऐसा कौन सा शख्स है जिसके हम तारीफों के पुल बांधे ही चले जा रहे हैं। तो चलिए आज हिंदी काउंटडाउन की बायोग्राफी सीरीज में जानते हैं इन्हीं के बारे में। इस रियल लाइफ जेम्स बॉन्ड का नाम है अजीत कुमार डोवाल। वर्तमान में ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है और उनके नेतृत्व में तमाम खुफिया ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। अजीत डोवाल का जन्म 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एक गढ़वाली परिवार में हुआ। इनके पिता इंडियन आर्मी में एक ऑफिसर थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान में अजमेर के मिलिट्री स्कूल, जिसको कि पहले किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल के नाम से जाना जाता था, से पूरी की थी। इसके बाद इन्होंने सन 1967 में आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में एमए किया और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद वे आईपीएस की तैयारी में लग गए। सन 1968 में सिविल सर्विसेज का एग्जाम पास करके वे केरल कैडर में आईपीएस ऑफिसर बने। उसके बाद 1972 में वे इंटेलिजेंस ब्यूरो में चले गए। वे अपने पूरे करियर में महज 7 साल पुलिस में रहे। उसके बाद उन्होंने अपना पूरा समय एक जासूस बनकर खुफिया विभाग में ही गुजारा। 1961 में मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट, जिसको कि एमएनएफ भी कहा जाता है, मिजोरम का मिजो उग्रवादी संगठन बना था, जिनके लीडर लाल डेंगा थे, जो कि आगे चल के मिजोरम के चीफ मिनिस्टर भी बने। एमएनएफ ने मिजोरम को एक अलग देश बनाने की डिमांड कर रखी थी। तब 80 के दशक में लाल डेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट ने जो हिंसा और अशांति फैला रखी थी, उसको समाप्त करने के लिए अजीत डोवाल ने ही मोर्चा संभाला था। 1972 में वो आईबी में काम करने दिल्ली चले गए। 2 साल बाद ही वो मिजोरम चले गए, जहां वो 5 साल रहे और इन 5 सालों में मिजोरम में जो भी राजनीतिक परिवर्तन हुए उसका श्रेय अजीत डोवाल को ही दिया जा सकता है। 1986 में अजीत डोवाल ने लाल डेंगा के 7 में से 6 कमांडर्स का विश्वास जीत लिया और इसका नतीजा ये हुआ कि लाल डेंगा को मजबूरी में भारत सरकार के साथ शांति समझौता करना पड़ा था। ये उनके द्वारा किए गए कामों में से एक महत्वपूर्ण कार्य था और सबसे बड़ी सफलता भी। उन्होंने वहां सक्रिय मिजो उग्रवादी संगठन की खुफिया जानकारी जुटाने के लिए नॉर्थ ईस्ट में कई साल बिताए। इस अवधि के दौरान उन्होंने राखीन म्यांमार में अराकान की सीमा के अंदर और चीन की सीमा के अंदर भी विद्रोहियों के साथ समय बिताया। मिजोरम से डोवाल सिक्किम गए, जहां उन्होंने भारत के साथ राज्य के विलय के दौरान भूमिका निभाई। नॉर्थ ईस्ट के सफल अभियान के बाद डोवाल पाकिस्तान चले गए और वहां पर 7 साल रह चुके हैं। ये बात उन्होंने खुद एक समारोह में कही थी। डोवाल ने एक समारोह में भाषण देते हुए एक कहानी सुनाई थी। उन्होंने कहा कि लाहौर में औलिया की एक मजार है जहां बहुत से लोग आते हैं। मैं एक मुस्लिम शख्स के साथ रहता था। मैं वहां से गुजर रहा था तो मैं भी उस मजार में चला गया। वहां कोने में एक शख्स बैठा हुआ था। उसने मुझसे छूटते एक सवाल किया कि क्या मैं हिंदू हूँ? डोवाल ने कहा नहीं। डोवाल के मुताबिक एंड्स के और उसने कहा मेरे साथ आओ और फिर वो मुझे पीछे की तरफ एक छोटे से कमरे में ले गया। उसने दरवाजा बंद करके कहा, देखो तुम हिंदू हो। मैंने कहा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उसने कहा आपके कान छिदे हुए हैं। मैंने कहा हाँ, बचपन में मेरे कान छिदे गए थे, लेकिन मैं बाद में कन्वर्ट हो गया। उसने कहा तुम बाद में कन्वर्ट नहीं हुए थे। खैर तुम इसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, नहीं तो यहाँ लोगों को शक हो जाएगा। उसने मुझसे कहा कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कैसे पहचाना? मैंने कहा नहीं।
तो उसने कहा कि क्योंकि मैं भी एक हिंदू हूँ। फिर उसने एक अलमारी खोली जिसमें शिव और दुर्गा की एक प्रतिमा रखी थी। उसने कहा, देखो मैं इनकी पूजा करता हूँ, लेकिन बाहर लोग मुझे एक मुस्लिम धार्मिक शख्स के रूप में जानते हैं। एक दंगे में यहाँ पर मेरे परिवार के सभी लोगों को मार दिया गया था और मैं यहाँ अब भेष बदल कर रहता हूँ। इस कहानी से साफ प्रूफ होता है कि अजीत डोवाल पाकिस्तान में अंडरकवर एजेंट थे और बाद में अंडरकवर एजेंट से हटने के बाद इन्होंने इस्लामाबाद में भारतीय उच्च आयोग में भी काम किया। 80 के दशक की शुरुआत में पंजाब में हिंसा का दौर शुरू हो गया था। साल 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर के पहले जब पंजाब में हिंसा का दौर चरम सीमा पर था तो खालिस्तान समर्थक जरनैल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थकों ने स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया। अजीत डोवाल ने स्वर्ण मंदिर में प्रवेश कर महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्रित की थी। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक और नाम न बताने की शर्त पर इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक पूर्व अधिकारी बताते हैं कि इस ऑपरेशन में बहुत बड़ा जोखिम था, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों को खालिस्तीनियों की योजना का पूरा खाका अजीत डोवाल ने ही उपलब्ध कराया था। नक्शे, हथियारों और लड़ाकों की छिपी होने की सटीक जानकारी डोवाल ही बाहर लेकर आए थे। असल में इस काम के लिए अजीत डोवाल एक रिक्शा वाले बनकर स्वर्ण मंदिर के आसपास जासूसी करते थे। एक बार खालिस्तीनियों को लगा कि इलाके में डोवाल नए रिक्शे वाले आदमी हैं। खालिस्तीनियों को उन पर शक हो चला था। उनको अपने साथ पकड़कर स्वर्ण मंदिर में ले गए। पूछताछ में उन्होंने अपने आप को पाकिस्तानी ISI एजेंट बताया, पर स्वर्ण मंदिर की पवित्र दीवारों के पास खुफिया तंत्र के पैंतरों और जवाबी पैंतरों के बीच उस रिक्शा वाले को खालिस्तीनियों को यह विश्वास दिलाने में 10 दिन लग गए कि उसे ISI ने उनकी मदद के लिए भेजा है। ऑपरेशन ब्लैक थंडर से 2 दिन पहले वो स्वर्ण मंदिर के अहाते में घुसे और खालिस्तीनियों की असली पोजीशन और संख्या के बारे में महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी लेकर बाहर आ गए। डोवाल ने वर्ष 1991 में खालिस्तीन लिबरेशन फ्रंट द्वारा अपहरण किए गए रोमानियाई राजनयिक लिवऊ राडू को बचाने की सफल योजना बनाई थी। इसके अलावा कश्मीर में भी अजीत डोवाल का काम कुछ जानने लायक था। कश्मीर में अपने कार्यकाल के दौरान डोवाल आतंकवादी समूह को तोड़ने में भी सफल रहे थे, जिस कारण 1996 में जम्मू कश्मीर में चुनाव का रास्ता साफ हुआ था। वो कट्टर कश्मीरी आतंकवादी कूका पार्रे का ब्रेन वॉश कर विश्वास जीतने में कामयाब रहे, जिसने कि इखवान नामक भारत समर्थक आतंकवादी गिरोह बनाया था। साल 1999 में जब इंडियन एयरलाइंस की IC-814 को काठमांडू में हाईजैक कर लिया गया था, अपहरण करने वाले विमान को अफगानिस्तान के कंधार में ले गए थे। उन्होंने विमान में सवार 180 यात्रियों को बंधक बना लिया था। तब डोवाल ने सरकार के प्रतिनिधि के रूप में तालिबान से बातचीत करने वाले भारतीय दल में शामिल हो गए थे। उन्होंने खुलासा किया कि पाकिस्तानी ISI ने तालिबान की सहायता नहीं की और यही वजह रही कि आतंकवादी अपने मिशन में सफल नहीं हो पाए थे। सिर्फ यही नहीं, अजीत डोवाल ने 1971 और 1999 के बीच इंडियन एयरलाइंस के विमान के 15 अपहरणों को रोका था। इसके अलावा सन 2004 से पहले अजीत डोवाल ने मल्टी एजेंसी सेंटर और जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजेंस की स्थापना की थी, जिसका मकसद था कि 2 अलग अलग संस्था को एक ही मंच पर लाना और एक साथ मिलकर आतंकवाद का मुकाबला करना। यही नहीं, डोवाल ने यासीन मलिक, शबीर शाह, पाक समर्थक सैयद अली शाह गिलानी को बातचीत के लिए मजबूर किया ताकि शांतिपूर्वक युद्ध का हल निकले। यानी कि वे एक तरह से मनोवैज्ञानिक युद्ध के भी मास्टर थे। 2004 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली UPA सरकार ने डोवाल को IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का प्रमुख बनाया। असल में डोवाल को जनवरी 2005 में इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था, क्योंकि तत्कालीन NSA MK नारायणन ने अपने पूर्व कर्मचारी अधिकारी ESL नरसिम्हन को अगले IB प्रमुख के रूप में चुना था। 2009 में NSA बनने से पहले डोवाल ने विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन की स्थापना की थी, जो कि पूर्व जासूस प्रमुखों और डिप्लोमेट्स का एक थिंक टैंक ग्रुप है। विवेकानंद फाउंडेशन को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थिंक टैंक के तौर पर भी जाना जाता है। मोदी सरकार ने डोवाल को रिटायरमेंट से बाहर निकाला और उन्हें 30 मई 2014 को भारत का 5वां NSA बना दिया गया। जून 2014 में जब 46 भारतीय नर्सें इराक के तिकरित के एक अस्पताल में फंसी हुई थी, तो डोवाल ने इन 46 भारतीय नर्सों की रिहाई के लिए नेतृत्व किया था। डोवाल ने 25 जून 2014 को इराक के लिए एक टॉप सीक्रेट मिशन की उड़ान भरी। इन्होंने इराक जाकर इराकी सरकार में हाई लेवल कॉन्टैक्ट्स बनाए और 5 जुलाई 2014 को आतंकवादियों ने एरबिल शहर में नर्सों की रिहा कर दिया। बाद में नर्सों को इंडियन एयरलाइंस के एक विशेष विमान से भारत के कोच्चि में उनके घर वापस लाया गया। सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है इसी घटना से प्रेरित है।
मणिपुर के चंदेल जिले में उग्रवादियों ने 4 जून 2015 को भारतीय सेना के काफिले पर हमला कर दिया था। उत्तर पूर्वी भारत में अब तक हुए इस भीषण हमले में 18 जवान शहीद हो गए थे। इसके जवाब में भारतीय सेना ने अपने खास सैनिकों की टुकड़ी को म्यांमार सीमा के अंदर भेजकर उन उग्रवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया था। भारतीय सेना के इस मिशन को ऑपरेशन हॉट पैराशूट का नाम दिया गया। उस समय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे अजीत डोवाल ने सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग के साथ मिलकर इस सैन्य अभियान की योजना बनाई थी। डोवाल के नेतृत्व वाले इस मिशन में सेना जिसने 40 मिनट के भीतर ऑपरेशन समाप्त कर दिया, जिससे 38 नागा विद्रोही मारे गए और 7 घायल हो गए थे और ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा था। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान वो सबसे ज्यादा चर्चा में आए। ये डोवाल ही थे जिन्होंने पूरी आतंकी हमले का बदला लेने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक के मास्टरमाइंड का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने डोकलाम गतिरोध को समाप्त करने में मदद की और उत्तर पूर्व में विद्रोहियों से निपटने के लिए निर्णायक फैसले किए। पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए बालाकोट के जेएम शिविर में वायुसेना के हवाई हमले में भी इनका ही हाथ था। उन्हें पाकिस्तान के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में सैद्धांतिक बदलाव के लिए बड़े पैमाने के रूप में श्रेय दिया जाता है, जो कि डिफेंसिव से डबल स्क्वीज स्ट्रेटजी है, जो कि वर्तमान समय में भारत की एक सुरक्षा नीति है। ये एक रणनीति है जिसके परिणाम स्वरूप प्रमुख आतंकवादी हमलों के बाद पाकिस्तानी आतंकवादियों पर भारतीयों ने पलटवार किया है। इसलिए अनुमान लगाया गया कि सितंबर 2016 में पाकिस्तान में भारतीय सर्जिकल स्ट्राइक उनके दिमाग की उपज थी, जो भारत के लिए शत्रुतापूर्ण लक्ष्यों को बेअसर करने में बेहद प्रभावी रहा था। डोवाल को राजनयिक चैनलों और बातचीत के माध्यम से डोकलाम स्टैंड ऑफ को हल करने का भी श्रेय दिया जाता है, जो कि उन्होंने विदेश सचिव एस जयशंकर और चीन में भारतीय राजदूत विजय केशव गोखले के साथ मिलकर किया था। उसी समय चीनी पक्ष की तरफ से मंत्री स्तरीय वार्ता के लिए जोर देने के बाद उन्हें उसी साल सितंबर में राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया गया। अक्टूबर 2018 में उन्हें स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप का चेयरमैन के रूप में भी नियुक्त किया गया था, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में 3 स्तरीय संरचना का पहला स्तर है, साथ में डिसीजन मेकिंग बॉडी भी है। 2019 के भारत पाकिस्तान गतिरोध में विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को जब 60 घंटों के लिए पाकिस्तान में बंदी बना लिया गया था, जो कि अजीत डोवाल और विदेशी प्रयासों के कारण पाकिस्तान को जल्द ही वर्धमान को रिहा करना पड़ा। यही नहीं, 370 हटने के बाद डोवाल खुद जमीन पर उतरकर काम करते हुए दिखाई दिए और स्थानीय लोगों से बातचीत कर उन्हें समझाते हुए दिखे कि उनके पास एकमात्र विकल्प भारत और उसका विकास का मॉडल है। बोलते बोलते मेरा मुंह थक गया है, लेकिन इनकी उपलब्धियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अजीत डोवाल को उनके उम्दा और सराहनीय सेवा के लिए पुलिस मेडल अवार्ड मिला था, जो कि ये मेडल पाने वाले सबसे कम उम्र के अधिकारी हैं। ये मेडल उन्हें मात्र 6 साल के बाद ही मिल गया था। इसके बाद उनको प्रेसिडेंट पुलिस मेडल भी मिला, जो कि हर साल गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर चुने गए अधिकारियों को उनके वीरता और प्रतिष्ठित सेवा के लिए राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। यही नहीं, साल 1988 में उनको सर्वोच्च वीरता पुरस्कारों में से एक कीर्ति चक्र प्रदान किया गया था, जो कि पहले केवल मिलिट्री ऑनर्स के रूप में दिया जाता था। उन्होंने इतिहास बनाया और पुलिस अधिकारी बनकर ये सम्मान पाया। सुनने में ये भी आ रहा है कि अजीत डोवाल पर फिल्म निर्देशक नीरज पांडे एक फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिसमें अक्षय कुमार मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। आज भी भारतीय सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी अजीत डोवाल के कंधों पर है। जब हमारा देश और हमारी सुरक्षा अजीत डोवाल जैसे हाथों में है, जो कि देश की सीमा पर न रहकर भी हमारी सुरक्षा के लिए 24/7 और साल के 365 दिन लगे हुए हैं, इसलिए अब आप समझ गए होंगे कि हमने क्यों कहा कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोवाल के कारनामों के आगे जेम्स बॉन्ड के किस्से भी फीके नजर आते हैं। ऐसी शख्सियत के लिए दिल में एक जोरदार सैल्यूट तो बनता ही है। उम्मीद है अब आप एक रियल जेम्स बॉन्ड से अवगत हो गए होंगे और बाकी लोग भी इनके बारे में जाने, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय और सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। हमारी इस बायोग्राफी सीरीज में आगे आप किस शख्स के बारे में जानना चाहते हैं, हमें जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।